कहानी की शुरुआत में हम एक वाटरफॉल को देखते हैं जिसके साइड पर एक लड़का बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो थोड़ी देर में अपने कल्टीवेशन को ख़त्म कर लेता है और अपने हाथ को देखते हुए कहता है आज तो मैं पक्का इस रैंक को पार कर लूँगा। और उतने में ही उसको वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है जिसके वजह से वो कहता है कौन हो तुम। और उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसको देखने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके चंगू मंगू बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वो लड़की उसके नज़दीक आते हुए कहती है मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी लेकिन तुम आज यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ ही गए। और वो लड़की उसके हाथ को पकड़ने लगती है तो लड़का कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लड़का और लड़की को इस तरह से शारीरिक कांटेक्ट पर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं इस तरह के गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए आपने आप को संभालो। और वो आपने मन ही मन में सोचने लगता है ये हॉट लड़की कहाँ से यहाँ पर आई है, अगर इस वक्त यू क्वीन मुझे देखेगी तो वो ज़रूर मुझे गलत समझेगी। और वो लड़की कहती है तुम इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो, क्या तुम भूल गए हम 3 साल तक एक ही साथ में रहे थे। और वो लड़की उसके ऊपर चढ़ जाती है तो लड़का चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जल्दी मेरे ऊपर से नीचे उतरो, अगर कोई हमको इस अवस्था में देखेगा तो वो क्या सोचेगा। जहाँ पर वो लड़की कहती है ये डिजर्टेड प्लेस है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इतना कहकर वो उस लड़के के काफ़ी ज़्यादा करीब चली जाती है और उसे किस कर लेती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी उस लड़के की आँख खुल जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का बस एक बुरा सपना देख रहा होता है। अब वो कहता है ये सपना दोबारा से आ गया, मैं लगातार 10 दिन से इस लेडी को अपने सपने में देख रहा हूँ। और वो पेड़ के पत्ते को हटाते हुए बाहर देखता है जहाँ पर एक आदमी काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और वो लड़का कहता है सुबह सुबह इस कुत्ते का चेहरा देखना पड़ा, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ। और वो एक टेम्पल को दिखाते हुए कहता है ये यून जोंग है जो नांगनिंग रीजन के 81 देशों में से चियांग युआन देश के सबसे बड़ी पावर में से एक है और ये सभी मार्शल आर्ट स्कूल में से सबसे ज्यादा फेमस है। और आज यहाँ पर काफी बड़ा भोज होने वाला है क्योंकि इफान नाम के लड़के ने काफी कम समय में ही अपने नाम को काफी फेमस कर दिया है। और आज के बाद वो यूनफेंग टेम्पल में जाएगा जो कि यून स्टेट के 6 मेन पावर में से एक है जहाँ पर मार्शल आर्ट का स्टडी किया जाता है। और इफान ने मेरे सारे के सारे अपॉर्चुनिटी को छीना है, इतना कहकर वो पेड़ से नीचे आ जाता है और काफी जोर से कहता है इफान मैं एक दिन जरूर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़के का नाम ईचान है। और वहीं पर मोटा आदमी काफी जोर जोर से हंसते हुए उसे कहता है तुम्हें पता भी है अभी क्या समय हुआ है, क्या तुम अभी भी लड़कियों की सपने देख रहे हो। और ईचान उसको कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया है, थोड़ा अच्छी तरह से बोलो। और ये सुनकर उस मोटे आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ में कोड़ा पकड़ते हुए उसके तरफ जाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। इतना कहकर ईचान को पीटने लगता है। और ईचान कहता है मैनेजर जियांग मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लोगों को परेशान करना बंद करो। इतना कहकर उस कोड़े को ब्लॉक करने लगता है जहाँ पर मैनेजर जियांग कहता है मैं लोगों को परेशान करूंगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कोड़े को ब्लॉक करने की, आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी स्किन पूरी तरह से फट नहीं जाती है। और उतने में ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और काफी जोर से चिल्लाते हुए मैनेजर जियांग को रुकने के लिए कहती है। और उसको देखने के बाद मैनेजर भी रुक जाता है और इस लड़की का नाम यू किन है। और वो मैनेजर को कहती है मैंने ही ईचान को
को बोली थी कि वो यहाँ पर बैठ के मेरा इंतजार करे। अब इसमें आप कुछ कहना चाहते हो? अब मैनेजर जैंग वहाँ से चले जाता है तो यूकिन ईचान के पास आ जाती है और उसे कहती है मैं जल्दी ही यहाँ से चले जाऊंगी, इसलिए तुम खुद अपना ख्याल रखना और किसी भी तरह के झगड़े में मत पड़ना। दरअसल यूकिन भी यूनफेंग टेम्पल में जा रही होती है। अब ईचान कहता है मुझे सब कुछ पता है, तुम भी यूनफेंग टेम्पल में जा रही हो, इसलिए तुम दोनों को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन। अब यूकिन कहती है अगर मैं तुमको भी अपने साथ ले जा सकती तो मैं जरूर कोशिश करती, पर ये रूल्स के खिलाफ है। अब ईचान काफी गुस्से से कहता है 3 साल पहले ई फैन बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड था, लेकिन उसने प्लान बनाकर मेरे सारे अपॉर्चुनिटी को ले लिया और मेरे पोजीशन को भी खुद ले लिया। अब उतने में ही वहाँ पर ई फैन भी आ जाता है और ईचान का मजाक उड़ाने लग जाता है। तो ईचान काफी गुस्से से कहता है तुमने मुझसे मार्शल आर्ट का स्टडी करने वाला अपॉर्चुनिटी भी ले लिया और अब तुम मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो, सच में तुम एक बेकार इंसान हो। अब ये सुनकर ई फैन कहता है क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहते हो? इतना कहकर आपने एक टेक्निक का यूज करके एक ड्रैगन को क्रिएट कर लेता है और सीधा ईचान के ऊपर हमला कर देता है। और वो ड्रैगन जाकर उसे हिट करने ही वाला होता है कि तभी यूकिन आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी ईचान को छू नहीं पाएगा, अगर तुमने उसके ऊपर हमला किया तो हम दुश्मन बन जाएंगे। अब ई फैन ईचान को कहता है एक लड़की तुम्हें बचा रही है, सच में तुम एक ट्रैश हो। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में ईचान अपने घर पर आकर कल्टीवेशन करने लग जाता है और उसको कल्टीवेशन के दौरान काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है और वो कहता है नहीं मैं ट्रैश नहीं हूँ। अब उसके बॉडी के अंदर काफी सारा एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और उसके बॉडी के अंदर जो डांटियन होता है वो भी हिल होने लगता है। अब कुछ समय में वो कल्टीवेशन खत्म कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब दूसरे दिन सुबह मैनेजर जैंग लोगों को बुल्ली करते हुए ईचान के रूम के पास आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ईचान तो अभी तक उठा नहीं है, इसलिए वो चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। पर जैसे ही उसने ईचान को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब ईचान ने उसको पंच मार के बाहर फेंक देता है और मैनेजर काफी जोर से आकर जमीन में गिरता है। अब ईचान भी अपने रूम से बाहर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया होता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रहा होता है। अब वो कहता है ये पावर तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। अब वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि उसने मैनेजर जैंग को मार दिया। अब वो दोनों लड़के मैनेजर जैंग के भाई के पास ये बताने के लिए चले जाते हैं। अब ये सुनकर मैनेजर जैंग का भाई जैंग टाई काफी गुस्से से टेबल में हाथ मारते हुए कहता है क्या उस ट्रैश ने मेरे भाई के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की? क्या वो सच में अपने जीवन से थक चुका है? और बताने आया हुआ लड़का कहता है पता नहीं कैसे वो चोंगमाई रैंक पर पहुंच गया है और उसने एक ही मूव में मैनेजर जैंग को भी मार दिया और वो भी आउटर स्कूल का डिसाइपल बन गया है, इसलिए अब हम उसे धमका नहीं सकते। अब जैंग ताई उस लड़के की कलर को पकड़ते हुए कहता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो चोंगमाई रैंक पर पहुंचा है या नहीं, लेकिन मैं चोंगमाई रैंक के 5 लेवल पर हूँ। अब यूकुन सिस्टर यहाँ से चली गई है तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम दूसरी तरफ ईचान को देखते हैं जो कि अपने पावर का टेस्ट कर रहा होता है। अब वो कहता है ये स्ट्रेंथ तो चोंगमाई रैंक की है, मैं अपने बॉडी पर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो करता हुआ महसूस कर सकता हूँ। अब वो याद करने लगता है कि आखिरकार बीते हुए रात में उसके साथ क्या हुआ था जिसके वजह से वो एक रात में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। दरअसल
बीते हुए रात जैसे ही वो कल्टीवेशन करने बैठा तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया, जहां पर वो सपने वाली लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो, मुझे जगाने पर तुम्हें पूरे 3 साल लग गए। अब ईचान कहता है, तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपने में आती थी। और वो लड़की उसके करीब जाते हुए कहती है, मेरा नाम क्यून इयाओ राओ है और तुमने मुझे ऑलरेडी 3 साल से आपने बॉडी पर रख लिया है, लेकिन तुम अभी भी मुझे नहीं पहचानते हो। और बीचान सोचने लगता है, जब 3 साल पहले मेरे को मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल फ्रूट मिला था तब मैंने उसे खा लिया था और उसी टाइम पर पॉल मेरे डांटियन पर इंटर हो गया, जिसके वजह से 3 साल से मेरा कल्टीवेशन प्रोग्रेस रुक गया। अब वो उस लड़की को कहता है, तुम्हारा मतलब वो पॉल जो मेरे बॉडी में है वो तुम हो। ये सुनकर क्यून इयाओ आपने मुंह को बिगाड़ते हुए कहती है, मैं कोई पॉल नहीं हूँ। दरअसल जब मैं 3 साल पहले गॉड टेस्ट देने जा रही थी तब मैं नाकाम हो गई और जब मैं मृत्यु के कगार पर थी तब मैंने अपने बचे हुए सॉल को उस पॉल में भेज दिया। दरअसल मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल फ्रूट का यूज करके मार्शल आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं उन पर छुपकर बैठी थी, लेकिन मैंने ये आशा नहीं की थी कि उसका बेनिफिट्स तुम्हें मिलेगा। अब वो ईचान को मार्शल आर्ट के रैंक बताने लगती है। मार्शल आर्ट के रैंक टोटल 4 होते हैं, पहला चोंग माई, दूसरा हंग युआन, तीसरा निंगडैन और चौथा रेन हुआंग, जिनमें से रेन हुआन रैंकर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और लेजेंड के अनुसार जब तुम रेन हुआन रैंक पर पहुंचोगे तब तुम वाइंड और रेन को समन कर सकते हो। और बीचान सोचने लगता है, क्या ये लेडी कह रही है कि वो रेन हुआन रैंक पर है? यहाँ तक कि यून क्लान के लीडर भी निंडियन रैंक पर है। अब क्यून इयाओ उसे कहती है, इस मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल फ्रूट खाने के बाद क्यों तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोग्रेस स्लो हुआ? यहाँ तक कि एक ट्रैश उस मार्शल आर्ट फ्रूट के एक पीस को भी खाता है तो वो एक जीनियस बन सकता है। और बीचान सोचने लगता है, जो उसका फ्रूट था उस फ्रूट को ईफियान ने ले लिया था, जिसके वजह से वो इतने ज्यादा पावरफुल बन गया। अब क्यून इयाओ कहती है, वो बस एक छोटी सी फ्रूट था, अगर तुम मेरी बॉडी को रीबिल्ड करने में मदद करोगे तो तुम जो भी चाहोगे वो अचीव कर पाओगे, लेकिन तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। इतना कहकर उसके माथे पर अपना फिंगर रख देती है और उसके बॉडी में एनर्जी जाने लगता है। दरअसल उस लेडी ने उसके बॉडी के अंदर इमोर्टल गॉड किंग के फार्मूला डाल देती है, जिसके वजह से वो चोंग मोई रैंक पर पहुंच जाता है। और वो सोचने लगता है, अब मैं चोंग मोई रैंक पर पहुंच गया हूं तो अब मुझे आउटर स्कूल पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। अब 2 घंटे के बाद वो आउटर स्कूल के गेट के बाहर आ जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि यून क्लैन पर मार्शल आर्ट को 2 भाग में विभाजित किया है, आउटर और इनर करके, जहां पर इनर मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस होते हैं, तो वहीं पर आउटर मार्शल आर्टिस्ट के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और वो बस लाइब्रेरी में ही स्टडी कर सकते हैं। और यून क्लैन के आउटर स्कूल में 3 पीक है, पहला टियान यून पीक, दूसरा डुआन पीक और तीसरा रेन युआन पीक। और नॉन क्लान डिसाइपल को आउटर स्कूल के इल्डर के पास मिलने के लिए जाना पड़ता है और तभी वो लोग चूज करते हैं कि वो कौन सी पीक के अंडर रह के स्टडी कर सकता है। और बीचान वहाँ पर 2 इल्डर के पास आ जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं नॉन क्लान डिसाइपल हूँ और आज मैं चोंगमोई रैंक पर पहुँच गया हूँ, इसलिए मैं आउटर स्कूल का डिसाइपल बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और एक इल्डर कहते हैं, नॉन क्लान डिसाइपल आउटर स्कूल में आना चाहता है, ये तो काफी ज्यादा रेयर है। और वो दूसरे इल्डर को कहता है, क्या आप इस लड़के पर इंटरेस्ट हो? जहाँ पर टियान यून पीक के इल्डर लुओ क्यून कहते हैं, मेरे टियान यून पीक आउटर स्कूल का सबसे बड़ा पीक है, हम बस टैलेंटेड लोगों को ही लेते हैं, इस तरह के ट्रैश और फालतू लोगों को हम अपने पीक में नहीं ले सकते। तुम्हें स्पिरिट आइटम कोट और मेडिकल
कोड में से एक में चले जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ काम हो सकता है। अब ये सुनकर ई चैंग कहता है मैं मार्शल आर्ट का स्टडी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। अब लुओ क्यून उसके तरफ एक कार्ड फेंकते हुए कहते हैं अगर तुम इतना ही ज़्यादा मार्शल आर्ट का स्टडी करना चाहते हो तो जाकर आउटर स्कूल का डिसाइपल बनो। और ई चैंग ने उस कार्ड को पकड़ लेता है और फिर इल्लर कहते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रैश कितना ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन फिर भी वो ट्रैश ही रहेगा। और ई चैंग वहाँ से जाते हुए कहता है एक दिन मैं इनर स्कूल का डिसाइपल बनूंगा, तब तुम लोग देखना। इतना कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है तो क्यून याओ बाहर आते हुए कहती है एक इस तरह के अंधे लोग हैं, उनके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी, उन्होंने देखा ही नहीं। और ई चैंग कहता है ये जल्दी ही रिग्रेट करेंगे। यहाँ पर जियांग मैनेजर के लिए जितने भी लोग काम करते थे वो आकर मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरे को मार्शल आर्ट स्किल देखने के लिए लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा। अब कुछ समय के बाद में वो लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर क्यून याओ कहती है यहाँ पर तो सभी बुक के अंदर बेकार मार्शल आर्ट स्किल है। अब ई चैंग कहता है तो फिर क्यों ना तुम मुझे कुछ मार्शल आर्ट स्किल सिखा दो। अब लेडी कहती है दुर्भाग्य से मेरे पास सभी हाई लेवल वाले स्किल है। अब वहीं पर दो बुक दिखाते हुए कहती है वो दो मार्शल स्किल तुम्हारे लिए सुइटेबल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं उनमें से एक बुक में एंगर किल पंच स्किल होता है, जो स्किल इंसान जितना ज़्यादा एंग्री होता है उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ करने पर मार्शल आर्ट इसके बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन ई चैंग के पास इमोर्टल गॉड किंग फार्मूला है तो वो आराम से रिकवर हो सकता है। और दूसरी बुक में वाइंड चेसिंग स्टेप नाम के स्किल होता है जो कि यूज करने वाले इंसान की स्पीड को 2 गुना बढ़ा देता है। अब ई चैंग कहता है सिस्टर याओ क्या ये दोनों स्किल बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं है, मैंने बस इसे केवल एक बार पढ़कर ही एक स्किल को हासिल कर लिया है। अब क्यून याओ कहती है नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट को इन स्किल के लो लेवल पर भी पहुंचने के लिए कम से कम आधे महीने से आधे साल तक का समय लगता है, लेकिन तुम इतने जल्दी आपने सोल टैलेंट के वजह से सीख पाए हो। तुम लो लेवल की स्किल ही नहीं हाई लेवल की स्किल भी एक ही बार पढ़ के हासिल कर सकते हो। अब उतनी में ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है सभी लोग लाइब्रेरी से बाहर चले जाओ, आज कोई भी अंदर नहीं आएगा। ये सुनकर वहाँ पर एक लड़का कहता है क्यों हम लाइब्रेरी पर नहीं आ सकते। और वो आदमी आकर उस लड़के के शर्ट के कलर को पकड़ लेता है और कहता है क्योंकि हम आज यहाँ पर हमारे क्लैन की क्रिमिनल ई चैंग को पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर जियांग टाई खुद उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब उतनी में ही वहाँ पर जियांग टाई भी कुछ लड़के के साथ में आ जाता है और वो आदमी जियांग टाई को कहता है ब्रदर जियांग टाई इस तरह के ट्रैश को तो मैं ही देख लूंगा, आप इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं चोंगमुई रैंक के सेकेंड लेवल पर हूँ। अब उतने में ही ई चैंग दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और अपने एंगर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सीधा उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो आदमी कहता है क्या तुम मुझे पंच मारने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम मरना चाहते हो। मेरा रॉक क्रैकिंग पंच स्किल जियाओ चेंग रैंक पर है। इतना कहकर उसने भी ई चैंग के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन ई चैंग का एंगर पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हाथ को तोड़ते हुए उसके मुंह पर पंच लगता है और वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है।